नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन लास्ट क्लास के अंदर अपन आपके 7वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे। ये जो आपका 7वां अध्याय, इसकी पहली क्लास अपन ने कर ली थी। आज 7वें अध्याय की आपकी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलो देखो, पहली क्लास के अंदर अपन ने आपके अशोक एक अनोखा सम्राट, यहाँ से अपन ने शुरुआत की थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो अशोक है वो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है ना। मौर्य वंश के अंदर अगर बात करें तो सबसे जो ताकतवर शासक था वो अशोक था। और उसने अपने शासनकाल के दौरान अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से अपन कल एंड की थी क्लास को। ठीक है ना। अब इससे आगे अपन देखेंगे तो कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा प्लस और कौन सी भाषा रहती है, ब्राह्मी भाषा रहती है। ये दोनों जो भाषाएं हैं वो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों की भाषा थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध है उसका वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो कलिंग विजय की जो डेट मिलती है वो लगभग मिलती है 261 ईसा पूर्व। ठीक है ना। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अब देखो कितना ताकतवर शासक होगा या कितना ताकतवर राजा होगा जिसने 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया, सॉरी 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना दिया और 1 लाख से भी अधिक लोगों को मार दिया गया। और इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये कौन बता रहा है? ये अशोक बता रहा है। ये कौन बता रहा है? अशोक बता रहा है। अपने एक अभिलेख के अंदर लिखा हुआ, ये अशोक बता रहा है ऐसे कि मुझे इससे बहुत दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, और इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों को और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। ये सारी बातें अशोक कह रहा है। ठीक है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब अशोक ये कह रहा है कि ये सब चीजें देख करके मैं काफी पश्चाताप महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है धर्म। देखो, इस स्टोरी से आप पता लगा सकते हैं कि अशोक जो था कितना शक्तिशाली शासक था और उसने किस तरीके से अपने आप में बदलाव किया। उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी कि मतलब मैं इतना बड़ा शासक हूँ, उसके बाद में भी लोग जो है बंदी बनाए जा रहे हैं, तो फिर मेरे इतने बड़े शासक होने का फायदा क्या है। तो फिर उसने ऐसी चीजें देखी, ऐसी घटना देखी और उसके पश्चात उसने क्या किया, जो युद्ध का रास्ता है वो छोड़ दिया और धम यानी धर्म का रास्ता अपना लिया। ठीक है। आगे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग देखो, कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? तटवर्ती उड़ीसा जो है उसका प्राचीन नाम है। और उड़ीसा जो भारत का एक राज्य है और उसका जो प्राचीन नाम है वो कलिंग है। ठीक है ना। जो मानचित्र 5 पर पृष्ठ संख्या 68 के अंदर देखें। ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा का मतलब बिल्कुल घृणा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे।
अशोक का धम्म क्या था? देखो, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अब ये विशेष रूप से ध्यान रखें, अशोक ने जिस रास्ते को अपनाया उसके अंदर किसी भगवान को अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने के वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरियों के साथ जो नौकर थे उनके साथ में क्रूर व्यवहार किया जाता था और इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महात्म नामक के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो अब अशोक जो है वो युद्ध लड़ने की बजाय लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहता है। अब देखो, अशोक कितने महान राजा होने के बाद में भी ऐसी इस तरीके की चीजों में क्यों आए? इसके पीछे क्या रीजन बताओगे आप? कलिंग का युद्ध बताओगे। अब कलिंग के युद्ध की जो वर्णन अपन ने, स्थिति अपन ने एक बार ऊपर देखी थी, आप एक बार उसको मन में दोहराओ कि किस तरीके से उन्होंने क्या चीजें देखी थी। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अब देखो, अशोक क्या कर रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए एक धम्म महात्म नामक अधिकारी की नियुक्ति कर देता है, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देता है। और इसके अलावा अशोक अपने इस धम्म का प्रचार करने के लिए शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा देता है। जैसे अपन किसी चीज का प्रचार करने के लिए पोस्टर चिपकाते हैं ना, वैसे ही इन्होंने किया था। शिलाओं यानी बड़े बड़े जो पत्थर थे उनके ऊपर ना लिख दिया था धर्म के बारे में, जो बड़े बड़े स्तंभ थे उनके ऊपर लिख दिया था। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ाकर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, और अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। तो देखो कितना महान कार्य कर रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, और यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो ये जब अशोक का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम का एक ये बनाया गया वृषभ है, यानी बैल की आकृति है, जो अभी वर्तमान समय में जो अपना दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है ना, उसके अंदर रखा हुआ है। आगे देखो। ओके, पृष्ठ संख्या 76 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। तो अपन जब आगे जाएंगे मानचित्र पर के, तो इनको देखेंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनाए। किन्होंने? अशोक ने। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब अशोक क्या संदेश दे रहा है अपनी प्रजा के लिए? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान का मतलब है धार्मिक कार्यक्रम। धार्मिक कार्यक्रम, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते तब उनके बच्चों का विवाह होता है। ठीक है ना, और बच्चों के जन्म पर और सब जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये किसी कर्म कांड के नहीं थे। देखो, ये जो कर्म कांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अब अशोक क्या कह रहा है कि अपने जो दास है और नौकर है उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा
श्रमणों पर दान करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है? अशोक बता रहा है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है, ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं वो कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए इसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि भाई अपने भारत की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में लोग जो है वो धर्म को लेकर काफ़ी लड़ते रहते हैं कि हिंदू धर्म ये है, मुस्लिम धर्म ऐसे है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि हमें, अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का आदर नहीं कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो मानिए कि वो अपने धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और अशोक कहता है कि हमें दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए। और इसके संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी कथन कहा है वो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताएं जो आज भी प्रासंगिक है। और दूसरी बात में देखो, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे देखो, आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अंदर अ को कैसे लिखा जाता था? ऐसे लिखा जाता था। उसके बाद में देवनागरी लिपि के अंदर अ को ऐसे लिखते हैं। और बांग्लादेश की लिपि के अंदर बांग्ला जो है, वो जो बांग्ला लिपि है उसके अंदर अ को ऐसे लिखा जाता है। और मलयालम में अ को ऐसे लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे। और उसके बाद में तमिल, और ये तमिल में इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। अब देखते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया, ठीक है ना। तो जब मौर्य उभरा था ना, मौर्य वंश, उससे पहले यहाँ पे चीन की दीवार बननी शुरू हुई थी। और इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। देखो कितने वर्ष तक? 2000 वर्ष तक। और क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी, और ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। और हर 100-200 फीट की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। और पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो इसमें ये लगता था कि अशोक जो है वो चीन तक तो लगभग नहीं पहुंचे थे, फिर भी चीन को लगता था कि अशोक आक्रमण करके चीन को भी कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि अशोक जो थे वो संपूर्ण भारत के ऊपर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में उनको विलय कर लिया था, ठीक है ना। तो अब आपके इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। देखो मौर्य साम्राज्य में जो आपके कौन कौन लोग थे? दास लोग थे, वो दास का काम करते थे। और उसके अंदर बाद में था धम महामात्र, जो धर्म का प्रचार किया करता था इस तरीके से, ठीक है ना। रिक्त स्थानों को भरो, जहां पर सम्राट का सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे या टैक्स। राजकुमारों को अवसर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, गवर्नर, ठीक है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? इसका अंदर देखना पड़ेगा। मौर्य शासक जो है वह आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, ये आपको अंदर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिए करते थे, नजराना, ठीक है ना, नजराना।
बताओ निम्नलिखित में से क्या वाक्य सही है और कौन सा गलत है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, बिल्कुल। आधुनिक भारत और पाकिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हुए, नहीं। चाणक्य के विचार लिखे हुए। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, यस। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, यस। और मौर्य की शुरुआत है वो 2300 साल पहले हुई थी। ओके, ये तो थे आपके 7वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपन बात करेंगे आपके 8वें अध्याय की। तो ये उस टाइम जब अशोक था ना, अशोक के टाइम में प्रमुख व्यापार के मार्ग है, देखो। ये भारत का है इसमें। भारत दिख ही नहीं रहा, ये तो अरब सागर बता रहा है। भारत इस तरफ होना चाहिए, इससे आगे होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये रहा भारत। ये देखो, ये भारत यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये तक्षशिला यहाँ पे, गंगा नदी, पाटलिपुत्र, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन से, आगे की बात। लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों के नए राज्यों का भी उदय हुआ था। और उसके बाद में अपन देखने वाले हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, अध्याय संख्या 8 को देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से अपन नेक्स्ट बात करेंगे आगे की बात, जो अपन कब करेंगे, आगे की बात कब करेंगे भाई, कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।